बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हेक्सेरोलन थ्योरी के हवाले से पढ़ रहे हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये इसकी बेसिक जो मेन अजम्पशंस हैं, एक फैक्टर इंटेंसिटी और फैक्टर अबंडेंस। हेक्सेरोलन थ्योरी फैक्टर अबंडेंस और फिर फैक्टर इंटेंसिटी के ऊपर रिलाई करती है। फैक्टर अबंडेंस का मतलब है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ कैपिटल टू रिलेटिव अमाउंट टू लेबर विद इन ए नेशन, वो कितनी है और फिर उसका यूज़ प्रोडक्शन के अंदर। मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि हेक्सेरोलन थ्योरम में ये बताते हैं कि कोई भी जो नेशन है वो वो वाला प्रोडक्ट बनाएगी जिसमें उसका अबंडेंट फैक्टर यूज होगा इंटेंसिवली, यानी जिसके अबंडेंट फैक्टर का इस्तेमाल मैक्सिमम होगा, और वो प्रोडक्ट बना के स्पेशलाइज करके एक्सपोर्ट कर देगी। जबकि ऐसा प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगी जिसमें उसका स्केर्स फैक्टर यूज होता है। तो फैक्टर इंटेंसिटी मैंने आपको बता दी थी कि रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर रेशियो, इसमें जिस मुल्क में ज़्यादा होगी वो कैपिटल इंटेंसिव होगा, और जिसमें कैपिटल टू लेबर रेशियो कम होगी वो लेबर इंटेंसिव होगा। तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है, टोटल रिलेटिव अमाउंट है। इसी तरह से फैक्टर अबंडेंस को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, फिजिकल यूनिट्स में और प्राइस की फॉर्म में। फिजिकल यूनिट्स में कैसे हम डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल नेशन टू इज कैपिटल अबंडेंट if the ratio of the total capital to total amount of labor is greater than that of nation one। तो इसमें हम टोटल कैपिटल को टोटल लेबर के हिसाब से देखते हैं। तो अगर टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो नेशन टू में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू नेशन वन, तो वो जो नेशन टू है वो कैपिटल अबंडेंट होगी। और अगर टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो कम होगी नेशन वन में, इसका मतलब है वो लेबर अबंडेंट नेशन है। तो इसमें भी इट इज़ नॉट द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है, ये टोटल अमाउंट है और उसकी रेशियो है टोटल अमाउंट ऑफ लेबर, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टोटल अमाउंट ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल, एक जैसे हम बात करें नेशन टू इज कैपिटल अबंडेंट, तो नेशन टू के पास टोटल कैपिटल यानी मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट्स, ये वो है फर्ज करें 50, और लेबर है वो भी 50 है। तो टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो कितनी हुई? 1। अब आप इसको याद रखें, टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो 1 है। अब नेशन टू में हम चले जाते हैं, उसके पास है टोटल कैपिटल तो 50 ही है लेकिन लेबर 100 है। तो आप देख सकते हैं नेशन टू है उसके पास 50 मशीनों के लिए 50 बंदे हैं, लेकिन जो नेशन वन है उसके पास 50 मशीनों के लिए 100 बंदे हैं। तो वो किसका इंटेंसिव यूज करेगी? लेबर का। तो लेबर की रेशियो विद कंपैरिजन ऑफ कैपिटल वो नेशन वन में ज्यादा है, यानी टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो आप करें 50/100, ये नेशन वन, और नेशन टू में 50/50, तो ये नेशन टू है। तो टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो इज ग्रेटर इन नेशन टू, और उसमें ये काम है। हाँ, जैसे ये नीचे भी लिखा हुआ है कि ये एब्सोल्यूट अमाउंट है ना कि इस ये रिलेटिव अमाउंट है ना कि एब्सोल्यूट अमाउंट है। अब फर्ज करें जैसे हमने कहा कि नेशन टू के पास 50 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है एंड 50 यूनिट्स ऑफ लेबर है, लेकिन जो नेशन वन है उसके पास फर्ज करें है 60 60 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है, लेकिन लेबर के हैं उनके पास 120। तो ये क्या होगा? अब अगर कैपिटल की एब्सोल्यूट अमाउंट को देखें तो नेशन वन में 60 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है, जबकि नेशन टू में 650 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है। तो नेशन वन में कैपिटल की अमाउंट ज़्यादा है,
लेकिन इसको कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो जो नेशन टू है वहाँ पे 50 यूनिट्स ऑफ कैपिटल के लिए 50 लेबर है, लेकिन यहाँ पे 60 यूनिट्स ऑफ कैपिटल के लिए 120 यूनिट्स ऑफ लेबर वर्कर्स हैं। तो आप इसकी रेशियो निकालेंगे तो 60/120, तो ये 0.5। तो नेशन वन में टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो लेस है एज कम्पेयर टू नेशन टू, इसलिए अ, ये लेबर अबंडेंट होगी। और दूसरी नेशन जिसकी टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो ज़्यादा है वो कैपिटल अबंडेंट होगी। ये दूसरी चीज़ है फैक्टर प्राइस, रिलेटिव फैक्टर प्राइस। तो जैसे देखें, टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो जिसमें ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि टोटल कैपिटल ज़्यादा है और टोटल लेबर थोड़ी है। तो जहाँ पे लेबर थोड़ी है, कैपिटल ज़्यादा है, तो कैपिटल की प्राइस और लेबर की प्राइस कैसी होगी? कैपिटल की प्राइस को हम पी के कह देते हैं, लेबर की प्राइस को पी एल कह देते हैं, प्राइस ऑफ कैपिटल प्राइस ऑफ लेबर। तो जो कैपिटल अबंडेंट नेशन है, यानी टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो जिसकी ज्यादा है, इसका मतलब है उसके पास कैपिटल ज्यादा है, लेबर थोड़ी है। तो वहां पे कैपिटल की प्राइस कैसी होगी और लेबर की प्राइस कैसी होगी? लेबर थोड़ी है, मशीनें ज्यादा है, तो वेजेस यानी पी एल वो कैसे होंगे? वो ज्यादा होंगे। और कैपिटल क्योंकि थोड़ा है और ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, जबकि उसके मुकाबले में लेबर की अमाउंट थोड़ी है, तो कैपिटल की प्राइस कैसी होगी? यानी पी के, या इसको हम आर से भी शो करते हैं, इंटरेस्ट रेट। कैपिटल की जो रिटर्न होती है उसको हम आर से शो करते हैं, जैसे पैसा है, मशीनें हैं, गाड़ियाँ वगैरह, तो वो आर। तो पी के ज्यादा कम होगी और पी एल ज्यादा होगी। तो जो कैपिटल अबंडेंट नेशन है वहां पे पी के ओवर पी एल कैसी होगी? वो कम होगी एज कंपेयर टू द नेशन वेयर पी के ओवर पी एल इज लेस। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब एक नेशन जो कैपिटल अबंडेंट है वहां पे पी के ओवर पी एल यानी आर ओवर डब्ल्यू वो कम होगी, विल बी लोअर इन नेशन टू देन इन नेशन वन। नेशन वन में आपने देखा है लेबर ज्यादा है, कैपिटल थोड़ा है। तो वहां पे कैपिटल थोड़ा है, तो थोड़े की डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि बंदे ज्यादा है, मशीनें थोड़ी हैं। तो मशीनों की प्राइस या रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट या पीके वो क्या होगी? वो ज्यादा होगी। जबकि लेबर ज्यादा है, मशीनें थोड़ी हैं, तो बंदे खाली फारिग फिर रहे होंगे, तो वेजेस कैसे होंगे? यानी पीएल कैसी होगी? वो थोड़ी होगी। जो लेबर अबंडेंट नेशन है वहां पे पीके ओवर पीएल वो ज्यादा होगी। तो पीके को हम आर से शो करते हैं, पीएल यानी प्राइस ऑफ लेबर वेजेस, इसको पीके ओवर पीएल इज इक्वल टू आर ओवर डब्ल्यू आपके सामने है। तो यहाँ पे भी हम एब्सलूट लेवल ऑफ, और ये एब्सलूट लेवल ऑफ डब्ल्यू नहीं होता, बल्कि ये भी डिपेंड करता है ऑन द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ लेबर प्राइस एंड वेजेस एंड इंटरेस्ट रेट। अब देखें इसको हम, अब इसी हिसाब से हम इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाते हैं। नेशन वन में देखें तो नेशन वन इज लेबर अबंडेंट एंड कमोडिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव। तो आप देख रहे हैं कि हम कहते हैं कि नेशन वन जो है उसके पास लेबर ज़्यादा है, और वहाँ पे जो एक्स है वो लेबर इंटेंसिव है। एक तो लेबर वहाँ पे ज़्यादा है, और वो एक्स बनाएंगे वो ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसमें लेबर का यूज़ ज़्यादा होगा। तो लेबर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है एक्स में, तो इनका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देखें वो एक्स एक्स की तरफ जाता है, लंबा है। आप अगर देखें तो नेशन वन का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर 70 से 140, यानी अगर वो सारा का सारा अपने रिसोर्सेज वाई पे लगाते हैं तो 70 यूनिट बनती है।
उसकी वजह क्या है? वाई कैपिटल इंटेंसिव, लेकिन इनके पास इतना कैपिटल नहीं है जितनी लेबर है। तो थोड़ी मशीनों के साथ ज़्यादा लेबर लगाएंगे तो आउटपुट वाई की इतनी नहीं आ रही। जबकि दूसरी तरफ एक्स में अगर ये सारे रिसोर्सेज एक्स में लगाते हैं तो इसके कितने यूनिट बनते हैं? 140। उसकी वजह क्या है? एक तो लेबर ज़्यादा है, सस्ती है, मशीनें थोड़ी हैं, तो सारे बंदे जब लगेंगे तो आउटपुट एक्स की ज़्यादा होगी। इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट फ्रंटियर आप देख रहे हैं एक्स की साइड पे ज़्यादा मुड़ा हुआ है। नेशन टू का वाई की तरफ है। उसकी वजह ये है कि वो कैपिटल अबंडेंट है और वाई इज कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब आपको अब क्लियर हो जाना कि उसमें उसका यूज ज्यादा है, शिद्दत के साथ है, कैपिटल इंटेंसिव है। अब आप देख सकते हैं ये पढ़ाई या लेक्चरिंग, ये लेबर इंटेंसिव है, ये कैपिटल इंटेंसिव। आज के दौर में आप देख सकते हैं ये कैपिटल इंटेंसिव है कि आपके पास मशीनें होना ज़रूरी है। आप बंदे इकट्ठे कर लें तो लेक्चर या वो नहीं होगा जब तक कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी मशीनें, हेडफोन और मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड और ये सारी चीज़ें, तो ये इंटेंसिव है। इसमें आप फर्नीचर इकट्ठा कर लें या आप जानवर इकट्ठे कर लें या बंदे, तो ये लेक्चर लेना या देना बहुत मुश्किल हो। तो अब ये दोनों के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स आप देख रहे हैं, ये हैं। अब हमने इनका देखना कि ट्रेड कैसी हो। हेक्सचेरोलन थ्योरम के अंदर आपने देखा है कि जो ये जो थ्योरी है इसके अंदर दो थ्योरम्स हैं। एक है हेक्सचेरोलन थ्योरम जो हमने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा भी बताऊंगा, और दूसरा है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। हेक्सचेरोलन थ्योरम और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। हेक्सचेरोलन थ्योरम जो है वो बताता है पैटर्न ऑफ ट्रेड और गेन्स फ्रॉम ट्रेड या बेसिस फॉर ट्रेड। तो हेक्सचेरोलन थ्योरम में हमें क्या पता चलता है कि a nation will export the commodity whose production requires the intensive use of the nation's relatively abundant and cheap factor। तो एक मुल्क वो वाली कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट करेगा जिसके अंदर उसका अबंडेंट फैक्टर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा। और जो अबंडेंट फैक्टर ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल होगा कि वो सस्ता होगा, इट विल बी चीपर। और ये एक कौन सी कमोडिटी इंपोर्ट करेगी? whose production requires the intensive use of the nation's relatively scarce and expensive factor। तो वो वाला प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगी जिसमें इसके स्केर्स रिसोर्सेज रिलेटिवली ज़्यादा यूज होते हैं। तो स्केर्स रिसोर्सेज जब ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा यूज होंगे तो उसकी उसकी कॉस्ट या वो महंगा होगा या कास्ट उसकी ज़्यादा होगी। जब उसकी कास्ट ज़्यादा होगी तो उस प्रोडक्ट की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन या अपॉर्चुनिटी कास्ट या जो हमने कंपैरेटिव एडवांटेज पढ़ा था वो ज़्यादा होगी। तो उसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा जिसमें इसका अबंडेंट फैक्टर इस्तेमाल हो रहा होगा और वो चीपर होगा, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी होगी, इसलिए उसमें इसको कंपैरेटिव एडवांटेज। ये तो ये हेक्सचेरोलन थ्योरम जो है इट एक्सप्लेन्स कंपैरेटिव एडवांटेज रेदर देन अज्यूमिंग इट। तो ये एक्सप्लेन करता है, ना कि सिर्फ कंपैरेटिव एडवांटेज के हवाले से अजम्पशंस देता है। तो इसमें एक्चुअली एक्सप्लेन हो जाता है आपका कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ये है, आप देख रहे हैं कि चीज़ों की प्राइसेस कैसे डिटरमिन होती है। कमोडिटी प्राइसेस आप देख रहे हैं ऊपर, एक चीज़ जो फाइनल कमोडिटी है उसकी फाइनल प्राइस किस पे डिपेंड करती है? तो ये दोनों तरफ सप्लाई फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है और इधर से डिमांड फैक्टर्स हैं। तो एक तो टेक्नोलॉजी कि कैसे बना है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे बना हुआ है, तो फाइनल कमोडिटी प्राइसेस वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरी तरफ फैक्टर प्राइसेस,
जिन इनपुट से वो चीज़ बन रही है, वो कैसी हैं। अगर इनपुट सस्ती हैं, तो उसकी प्राइस भी थोड़ी होगी, और अगर इनपुट्स महँगी हैं, तो जो कौन-सी चीज़ बन रही होगी, वो भी महँगी होगी। तो अब फैक्टर प्राइसेज़ किस पे आगे आगे डिपेंड करती हैं, वो फिर 2 तरह के फैक्टर्स हैं। एक है सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, यानी जो हमने अभी पढ़ा है फैक्टर अबंडेंस, आपके सामने है। जो फैक्टर की प्राइसेज़ हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन देयर अवेलेबिलिटी या अबंडेंस। तो जो अबंडेंट फैक्टर होगा उसकी प्राइस कम होगी, और जो स्केर्स फैक्टर होगा उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो ये सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, ये देखिए, तो फैक्टर प्राइसेज़। दूसरी तरफ कुछ हैं डिमांड साइड के भी फैक्टर्स, जो फैक्टर प्राइसेस को, इनपुट्स की प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। तो वो है डिराइव्ड डिमांड। ये जो इनपुट्स होती हैं उनकी डिमांड डिराइव्ड होती है, मतलब ज़मीन है, लेबर है, कैपिटल है या मैनेजमेंट है, इनकी डिमांड डिराइव्ड होती है। डिराइव्ड इसलिए कि ये इनकी कंजम्पशन डायरेक्ट नहीं होती, इनकी इनका यूज़ है एक प्रोडक्ट बनाना है जिसकी डिमांड मार्केट के अंदर या मुल्क के अंदर या हाउस होल्ड्स के अमाउंट वो हो। आप देखें, अगर कंप्यूटर की डिमांड ज़्यादा होगी, तो इससे क्या है, लेबर लेबर की डिमांड बढ़ेगी या कैपिटल। तो डिराइव डिमांड फॉर फैक्टर्स, हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर की डिमांड ज़्यादा है, या मोबाइल फ़ोन की डिमांड ज़्यादा है, या आईफोन की डिमांड ज़्यादा है। इसकी वजह से कैपिटल की प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं या लेबर के। अब आप सोच सकते हैं कि लैपटॉप बनाने के लिए या आईफोन बनाने के लिए आपको बंदे थोड़े चाहिए, टेक्निक्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स, यानी कैपिटल, वो ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे डिराइव्ड डिमांड जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, जिस फैक्टर की, बिकॉज़ ऑफ द डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट, तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। अब गंदम है, गंदम की आपको पता है आजकल गंदम का सीज़न चल रहा है। इसकी डिमांड अगर ज़्यादा हो तो इससे इसकी प्राइस बढ़ेगी। वो जिस जो अबंडेंट फैक्टर या इंटेंसिव फैक्टर लेबर है इसमें, तो लेबर की प्राइस बढ़ जाएगी। अब जो डिमांड पर डिराइव्ड डिमांड है, वो किस पे डिमांड करती है, डिमांड फॉर फाइनल कमोडिटीज, ये आप देख। और डिमांड फॉर फाइनल कमोडिटीज आगे फर्दर दो ब्रॉड चीज़ों पे डिपेंड करती है, टेस्ट पे। अगर लोगों का टेस्ट गंदम के लिए बन गया है तो फिर ज़मीन की प्राइस भी बढ़ेगी, लेबर की प्राइस भी बढ़ेगी, कैपिटल की कम हो जाएगी। लेकिन अगर लोगों का टेस्ट चावल के लिए है, तो फिर ज़मीन की फिर भी बढ़ेगी, लेकिन उन इलाकों में जहाँ पे चावल ज़्यादा होता है। तो डिमांड फॉर फाइनल कमोडिटीज़ किस पे डिपेंड करता है, टेस्ट पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। तो ये है जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क, इसमें हम पूरी मार्केट को स्टडी कर रहे हैं। अब देखें, हेक्सेरोन मॉडल के साथ ट्रेड अगर होती है तो कैसे होगी। आपने ऊपर आपके सामने था। हाँ जी अली, क्या मसला है। जी सर, एक तो आपकी आवाज़ नहीं ठीक तरह पहुंच रही हम तक। हम्म, ये इशू आ रहा है, स्टार्टिंग से ही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा ही नहीं काफ़ी देर। हम्म, और सेकेंडली जो है ना सर, लेबर एंड कैपिटल को ही लेके ये दोनों ही कमोडिटी जो हैं, इनको लेके जो एग्जांपल है ना दोनों कंट्रीज की, ये हम्म। बेस्ट है। इसी पे हमें समझा दे तो बेस्ट रहेगा। हाँ, तो लेबर एंड कैपिटल के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, तो वो हाँ जी, समझाने के लिए। ठीक है। और तो लेबर एंड कैपिटल, तो इसके अलावा लैंड होती है या मैनेजमेंट है, दूसरे बाकी दो फैक्टर्स हैं। तो लेबर कैपिटल पे तो जी ये सर। रिकॉर्ड हो रहा है, आपको सही आवाज के साथ उम्मीद मिल जाएगा। ये हमने जो ऊपर पढ़ा था, आपको याद है हमने कहा है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर सेम।
तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आप देख रहे हैं, ये नेशन वन का है, ये नेशन टू का है। तो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है लेकिन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वो सेम हैं। तो इंडिफरेंस कर्व आप देखिए विदाउट ट्रेड आई आई ये ये आइसोलेशन के ऊपर दोनों कंट्रीज का इक्विलिब्रियम देखें, यानी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो नेशन वन ए पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा है और प्रोड्यूस भी कर रहा है, और नेशन टू ए प्राइम पॉइंट के ऊपर कंज्यूम भी कर रहा है, प्रोड्यूस भी कर रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम है बिफोर ट्रेड। लेकिन रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस आप देखें यहाँ पे, यानी आप प्राइस लाइन देखें तो पी ए और पी ए प्राइम, यानी पी ए का मतलब है प्राइस ऑफ एक्स पर यूनिट ऑफ प्राइस ऑफ वाई, ये प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ वाई। वो कैसी है, यहाँ पे पी ए के ऊपर जहाँ पे नेशन वन प्रोड्यूस कर रही है वो बहुत थोड़ी है। ये आप देख सकते हैं इसका स्लोप बहुत थोड़ा है। ये देखें मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन आप अगर देखें तो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस वो जैसे 1/4 हम कहते थे, तो यहाँ पे पी ए बहुत थोड़ा है एज कम्पेयर टू पी ए प्राइम। आप देख भी सकते हैं इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। तो इसका मतलब है कि नेशन वन को एक्स बहुत सस्ता पड़ रहा है और नेशन टू को वाई बहुत सस्ता पड़ रहा है। तो पी ए का मतलब है प्राइस ऑफ एक्स with respect to y is less as compared to इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं स्लोप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई काफी ज्यादा है, यानी यहाँ पे एक्स बनाना बहुत महंगा है। तो इसका मतलब है वाई बनाना कैसा होगा, सस्ता होगा। ये आप देख सकते हैं। तो फिर क्या है, हम कहते हैं दोनों स्पेशलाइज करें। जो नेशन वन है वो एक्स में स्पेशलाइज करेगी इस साइड पे, क्योंकि उनको एक्स सस्ता पड़ रहा है, तो वो और सस्ता एक्स इस्तेमाल करेंगे तो उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। इसी तरह ये अगर इस साइड पे जाएंगे तो कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वाई वो कम होती जाएगी और कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स वो बढ़ती जाएगी। और तो इसलिए एक पॉइंट आएगा दोनों ये बराबर भी हो जाएंगे। तो जैसे आप देखेंगे, जैसे आप देखें यहाँ पे तो बहुत थोड़ी है, ये आगे आगे जैसे जाएंगे तो एक्स की प्राइस बढ़नी है, और जैसे जैसे हमने इधर जाना है वाई की प्राइस बढ़नी है। तो ये दोनों एक टाइम आएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं प्राइस ऑफ ए के ऊपर प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई वो थोड़ी है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग को पता है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है। इसी तरह यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई तो बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम वाई की तरफ जाएंगे तो प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई वो कम होती जाएगी। तो एक पॉइंट आएगा दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो नेशन वन है वो एक्स में स्पेशलाइज करे, नेशन टू वाई में स्पेशलाइज करे। तो ये आप देख रहे हैं ए पॉइंट से बी की तरफ जाएगी नेशन वन। तो आप देख रहे हैं ये जो प्राइस लाइन है वो बड़ी है, तो ए से बी की तरफ आई है, प्रोडक्शन एक्स की बड़ी है। ए पे आप देख सकते हैं 100 यूनिट्स, बी के ऊपर तकरीबन 130 यूनिट्स हैं। आप इधर देख सकते हैं 130 यूनिट्स ये बनाएंगे, या जितने भी हैं आप देख सकते हैं। तो और उसमें से फिर ये एक्सपोर्ट करेंगे कुछ यूनिट्स, 50 यूनिट या 60 कर लें। आप इसमें आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कितने हैं। तो बहरहाल ए पॉइंट से ये बी पे जाएगा, और जो नेशन टू है वो ए प्राइम पॉइंट से बी प्राइम पॉइंट की तरफ जाएंगे प्रोडक्शन में। अब जैसे नेशन वन ए से बी की तरफ आई है तो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस पी ए की बजाय अब पी बी बन गई हैं। यहाँ पे दोनों आप देख सकते हैं ये पी बी और वो ऊपर पी बी प्राइम, ये दोनों यहाँ पे बराबर होंगी। तो आप देखें बी पॉइंट पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये 125 है या 130 है। 130 में से 60
अगर ये देते हैं तो 70 बचेंगे, लेकिन ये 130 में से आप फर्ज करें ये हैं कोई भी आप एग्जैक्ट अमाउंट, तो ये बराबर हैं, जो कि रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस यहाँ पे बराबर हो गई हैं, तो आप ये 130 से ये 90 40 यूनिट्स आप कह रहे हैं, या 40 50 यूनिट 130 से ये 140 से 50 यूनिट्स, ये अगर ये 45 हैं या 50 हैं, बहरहाल ये कोई इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये देखें आप इतने यूनिट्स ये एक्सपोर्ट कर देंगे बी से सी तक। इन्होंने 20 यूनिट्स एक्स के बनाए हुए हैं बी तक, तो बी से सी तक ये एक्सपोर्ट करेंगे। और उतने ही यूनिट्स आप इधर देखें, इन्होंने ये एक्सपोर्ट किए, और इतने एक्सपोर्ट करके तकरीबन ये 50, हाँ ये 50 ही है। 50 यूनिट एक्सपोर्ट करके 50 यूनिट वाई के इंपोर्ट करते हैं, तो ये कहाँ पे आ जाते हैं ई पे। इसी तरह अगर ये 120 से 50 ये वाई के यूनिट एक्सपोर्ट करेंगे और 50 यूनिट एक्स के इंपोर्ट करेंगे, तो ये भी ई पे आ जाएंगे। तो कंजम्पशन इनकी आप देख सकते हैं ऊपर चली जाएगी, लेवल ऑफ वेलफेयर वो भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए दोनों बेटर ऑफ हो जाएंगे। इस तरह का एनालिसिस हमने ऑलरेडी किया हुआ है कई बार, आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो जैसे हमने कहा था कि इसके दो पार्ट्स हैं, एक हेक्शरूलन थ्योरम है और दूसरा है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम क्या होता है? इन ये है कि जब ट्रेड होगी तो फिर क्या होगा, दोनों फैक्टर्स की प्राइसेस इक्वलाइज हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। उसकी वजह मैंने आपको बताया है, आगे भी हम चल के पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड विल ब्रिंग अबाउट इक्वलाइजेशन इन द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिटर्न्स टू होमोजेनियस फैक्टर्स अक्रॉस नेशन। अगर ट्रेड होगी बेस्ड ऑन फैक्टर अबंडेंस, फैक्टर इंटेंसिटी, तो फिर क्या होगा, there will be equalization of the relative and absolute returns to homogeneous factors across two nations. homogeneous factors का मतलब है लेबर, तो सेम, यानी 40 साल का बंदा इस मुल्क में और 40 साल का उसमें, उनके वेजेस सेम नहीं। कैपिटल मशीनरी अगर सेम इस मुल्क की मशीन उस मुल्क की मशीन से मिलती जुलती है, तो दोनों के जो रिटर्न्स हैं वो सेम हैं। तो इसका इन शॉर्ट, वेजेस एंड अदर फैक्टर रिटर्न्स will be the same after specialization and trade has occurred. तो ये कब होल्ड करता है? ओनली इफ एक्शर-ओलन थ्योरम होल्ड्स। तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम उसी वक्त होल्ड करेगा जब एक्शर-ओलन थ्योरम होल्ड करेगा। अगर वो होल्ड नहीं करता तो फिर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम भी होल्ड नहीं करेगा। तो हम ये आगे चल के पढ़ेंगे, ये आप देख भी रख सकते हैं। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन होती कैसे है? जब ट्रेड होनी है, तो आपको पता है जिसके पास लेबर ज्यादा है वो लेबर जिस प्रोडक्ट में ज्यादा यूज हो वो बनाए और एक्सपोर्ट करे, और जिस मुल्क के पास कैपिटल ज्यादा है वो कैपिटल जिस प्रोडक्ट में ज्यादा यूज होना है वो बनाए और उसको एक्सपोर्ट करे। तो जहाँ पे लेबर ज्यादा है, ट्रेड से पहले लेबर के रेट्स कैसे होंगे? कम होंगे। और कैपिटल उस मुल्क में कम है, तो ट्रेड से पहले कैपिटल के रेट्स कैसे होंगे? वो ज्यादा होंगे। लेकिन जब ट्रेड होगी तो क्या होगा? हमने क्या किया है, हेक्सर-ओलन थ्योरम क्या कहता है कि आप जो फैक्टर, जो इनपुट आपके पास ज्यादा अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करके वो वाला प्रोडक्ट बनाएं जिसमें उस इनपुट का इस्तेमाल रिलेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्केर्स फैक्टर। तो इससे फिर क्या होगा? लेबर की डिमांड बढ़ेगी। लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो वेजेस को क्या होगा? वो बढ़ेंगे। और जबकि कैपिटल
की प्राइसेस ट्रेड से पहले ज़्यादा थी, लेकिन जब आपने लेबर को ज़्यादा यूज़ करना है, कैपिटल को कम यूज़ करना है, तो कैपिटल के रेट्स क्या होंगे? वो कम हो जाएंगे। लेबर के बढ़ेंगे, कैपिटल के कम होंगे। अब दूसरी नेशन में चले जाएं, तो वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, उसके रेट्स कम होंगे। लेबर कम है, तो लेबर के रेट्स ज़्यादा होंगे। हमने क्या किया है कि नेशन टू के पास क्योंकि कैपिटल ज़्यादा है, तो वो कैपिटल से बनने वाली चीज़ें ज़्यादा बनाए और उनको एक्सपोर्ट करे। इससे क्या होगा? कैपिटल की डिमांड ज़्यादा होगी, कैपिटल की प्राइसेस ज़्यादा होंगी, लेबर की डिमांड कम होगी, लेबर की प्राइस कम होगी। इधर उलट नहीं हो रहा, उधर लेबर की प्राइस बढ़ रही है, कैपिटल की कम हो रही है। इधर कैपिटल की बढ़ रही है, लेबर की कम हो रही है। अल्टीमेटली क्या होगा? दोनों नेशंस में लेबर और कैपिटल के जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं, दे विल बिकम इक्वलाइज्ड।